करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो नीति शास्त्र से संबंधित है। और देखा जाए तो नीति शास्त्र में से कई सारे विषय आते हैं जहां पर आपको नैतिक रूप से यहाँ पर एक निर्णय लेना होता है, क्या सही है क्या गलत है, किस आधार पर और कैसे। इन्हीं सारे विषयों को लेकर एक टॉपिक है जिसको लगातार यहाँ पर देखा जाए तो ये कई बार चर्चा का विषय बन जाता है, अंग प्रत्यारोपण अंगदान। ये कितना उचित है, इसके पक्ष और विपक्ष में यहाँ पर तर्क दिए जाते हैं, नैतिक स्तर पर इसको लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों को देखा जाए तो अपनी अपनी यहाँ पे मान्यताएं हैं, अपने अपने यहाँ पे पक्ष हैं, और इसी चीज़ों को लेकर के आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि भारत में देखा जाए जो अंग प्रत्यारोपण है, अंग एक दान की स्थिति और उसका प्रत्यारोपण को लेकर क्या यहाँ पे प्रावधान है, क्या स्थिति है, इसको लेकर के क्या विचार रखे जाते हैं, कितना ये सही है और नैतिक स्तर पे यहाँ पर लेकर इसको क्या चिंताएं हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सत्र। सबसे पहले देखिए अंगदान और प्रत्यारोपण संबंधी जो नैतिक चिंताएं हैं, जो चर्चा का यहाँ पर एक विषय आपको बनता हुआ दिखाई देता है वो है कि हाल ही में उड़ीसा में एक व्यक्ति जिसे सिर पर यहाँ पर गंभीर रूप से चोट लगी और चोट लगने के पश्चात वहाँ पर देखा जाए तो उसे एक ब्रेन डेड यहाँ पर एक तरीके से घोषित कर दिया गया और उसके अंगदान उसके करने के कारण 3 अलग अलग राज्यों में 4 लोगों को नया यहाँ पे जीवन प्रदान किया गया। अब अंग प्रत्यारोपण जो किसी को नया जीवन दिया जा सकता है, परंतु इससे दाता अर्थात अंगदान करने वाले व्यक्ति की सहमति, मानवाधिकारों का उल्लंघन, अंग तस्करी आदि जैसे यहाँ पे नैतिक मुद्दे जुड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में इन्हीं पहलुओं को देखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर पहलू हैं। सबसे पहले देखिए भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के एक परिदृश्य को अगर हम इसमें देखें, देखिए अंगदान और प्रत्यारोपण जो है वो सर्वाधिक अंग प्रत्यारोपण के मामले भारत में विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2022 का जो टोटल जो डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो कि कुल प्रत्यारोपण में जो मृत दाताओं के प्राप्त अंगों का जो योगदान है वो करीब यहाँ पर देखिए तो 17.8% यहाँ पे बताया गया है। इसमें मृतक दाताओं से जो प्राप्त अंगों की बात की गई है उसमें अंग प्रत्यारोपण की जो कुल संख्या है 2013 में देखा जाए तो ये 837 थी। वहीं अगर हम 2022 में अगर बात करें तो ये बढ़ करके हो गई है 2765। अंग प्रत्यारोपण की जो कुल संख्या यहाँ पर बताई जाती है कि मृत और जीवित दोनों दाताओं के अंगों को साथ में अगर हम देखें तो 2013 में अगर हम स्थिति को देखें तो 4990 थी, जो 2022 में बढ़ करके 15561 हो गई है। भारत में देखा जाए तो अंगदान के विनियमन को लेकर क्या प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, किस तरीके से का कार्य होता है, किसकी यहाँ पर अनुमति है, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले देखें। भारत में एक अधिनियम यहाँ पे बनाया गया है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, और मानव अंगों को अलग करने और इनके भंडारण के लिए अगर हम देखें तो विभिन्न जो नियम यहाँ पर निर्धारित हैं वो मानव अंगों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए चिकित्सीय उपयोग हेतु यहाँ पर देखें तो मानव अंगों के प्रत्यारोपण को विनियमित करता है। फरवरी 2023 को अगर हम देखें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देशों में एक संशोधन किया और इस संशोधन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के जो भी लोग यहाँ पर हैं वो प्रत्यारोपण के लिए मृत दाताओं से अंग प्राप्त कर सकते हैं। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि अंग प्राप्तकर्ताओं के लिए आयु की सीमा हटा दी गई है, अधिवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल जैसे कुछ राज्यों द्वारा पंजीकरण फीस को यहाँ पर भी समाप्त कर दिया गया है। तो जो पहले प्रावधान ये थे कि यहाँ पर किस एज के व्यक्तियों को मिलेगा, किस परिक्षेत्र के लोगों को किससे प्रोवाइड कराया जाएगा, शुल्क इत्यादि जो थी उनसे चीज़ों को यहाँ पे देखा जाए तो कम किया गया, हटा दिया गया, सरलीकृत किया गया। अब यहाँ पर देखा जाए जो नैतिक चिंताएं इससे जुड़ी हुई हैं वो यहाँ पर हमें समझना है कि एक नैतिकता या मोरल हमारा क्या कहता है कि अंगदान को किस तरीके से कितना उचित है करना, इसके क्या क्या पक्ष हैं। सबसे पहले एक टॉपिक आता है जीवित व्यक्ति के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो चिकित्सा के पारंपरिक नियमों का एक उल्लंघन इसे कहा जाता है। क्यों? देखा जाए इसमें कहा जाता है कि किडनी दाताओं को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जाना जाता है। हालांकि यूरोपीय संघ और चीन में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि 1/3 यूरिनरी और चेस्ट में संक्रमण होने से इसकी चपेट में है और चिकित्सा के पहले पारंपरिक नियम प्राइम नॉन नोसेरिया था सबसे बढ़कर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना का उल्लंघन यहाँ पर आपको करता है। अर्थात इस तरीके का यहाँ पे जो ट्रांसप्लांटेशन होता है
प्रत्यारोपण हो रहा, उससे जो समस्याएं आ रही हैं वो यहाँ पर एक चिंता का विषय है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए रोगी बन जाता है जो पहले से ही यहाँ पर आपको रोगी है। दूसरा जो यहाँ पर नैतिक चिंता के संदर्भ में कहा जाता है कि जो दान दिया जा रहा है, इस दान से तस्करी के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तस्करी खतरे कैसे बढ़ जाते हैं? सबसे पहली चीज, जब अंगों के अधिग्रहण की बात आती है, ठीक है, उनके परिवहन की बात आती है, उसके प्रत्यारोपण की बात यहाँ पर आती है, तो यह अवैध और अनैतिक गतिविधियां इसमें आपको शामिल हो जाती हैं। और अंगदान तस्करी के लिए यहाँ पे ये अति संवेदनशील हो जाता है। कई लोग यहाँ पर लोगों को किडनैप भी कर लेते हैं, कई लोग यहाँ पर पैसे के संदर्भ में लोगों को भ्रमित करते हैं, और कई अन्य तरीके की यहाँ पर देखा जाए तो आपराधिक गतिविधियाँ भी इसमें शामिल हो जाती हैं। किडनैपिंग, हत्या, इस तरह की भी चीज़ें हैं। अब अपने 1991 के दस्तावेज में अगर हम देखें तो मानव अंग प्रत्यारोपण पर मार्गदर्शक जो सिद्धांत है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ने मानव अंगों की व्यावसायिक तस्करी में वृद्धि, विशेष रूप से जीवित दाताओं जो प्राप्तकर्ताओं से असंबंधित हैं, पर यहाँ पर एक चिंता व्यक्त की है इसको लेकर के। इसके अलावा भावनात्मक दबाव की बात यहाँ पर की जाती है कि अंगदान के लिए दाता और प्राप्तकर्ता के बीच जो संबंध है वो दाता की प्रेरणा को प्रभावित करता है। जो जीवित दाता है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्तकर्ता से संबंधित होते हैं और अक्सर पारिवारिक संबंधों एवं भावनात्मक बंधनों के कारण वहां पर वो बाध्य महसूस करते हैं। नैतिक चिंताओं में ये देखा जाए तो इसे अनुचित प्रवाह, भावनात्मक दबाव और जबरदस्ती की संभावना देखा जाए तो इसमें आपको शामिल हो जाइए, जो कि नैतिक रूप से देखा जाए तो आपको सही नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम मृत व्यक्तियों के संदर्भ में इसे देखें तो सहमति और स्वायत्तता की स्थिति इसमें देखी जाती है, जिसमें यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि क्या व्यक्ति ने जीवित रहते हुए अंगदान के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है या नहीं, क्योंकि आप बाद में वहां पर कोई ऐसे दस्तावेज दिखा दें जो कि यहाँ पर पहले से उपस्थित नहीं थे, तो नैतिक तौर पर यहाँ पर यह भी सही नहीं है। दूसरा, ये भी यहाँ पे सुनिश्चित करना है कि यदि व्यक्ति की इच्छा या सहमति की जानकारी नहीं है तो उसकी ओर से निर्णय लेना नैतिक रूप से यहाँ पे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आपके पास पहले से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि मृत व्यक्ति ने यहाँ पर पहले से ही ऐसा कोई दस्तावेज दिया है या उसने अपनी सहमति व्यक्त की है, तब आप वहाँ पर उसके मृत हो जाने के पश्चात निर्णय लेना कि हाँ दान करना है, ऐसा यहाँ पर नैतिक तौर पर फिर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समस्याप्रद हैं। इसके अलावा आवंटन एवं निष्पक्षता उसमें बनाए रखना, ये भी यहाँ पर एक चुनौती है नैतिक तौर पर, क्योंकि ये निर्धारित करना कि अंगों को निष्पक्ष न्याय संगत रूप से कैसे आवंटित किया जाए, किसको आवंटित किया जाए, नैतिक चिंता यहाँ पर आपको उभर कर आती है। इसमें धन, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति जैसे कारण आपको शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण जिसके पास पैसा है उसे आसानी से अंग मिल जाते हैं, जिसके पास नहीं है उसे नहीं मिलता है। प्रत्यारोपण तक पहुंच में देखा जाए तो ये असमानताएं यहाँ पर आपको बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जानकारी का प्रकटीकरण, अंग खरीद, प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं का निपटान तथा अंगदान देखा जाए तो रजिस्ट्रियों के प्रबंधन से संबंधित नैतिक चिंताओं पर ध्यान देने की यहाँ पर आपको आवश्यकता भी है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि WHO के मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पर इस संबंध में क्या कहते हैं। देखा जाए तो WHO के मार्गदर्शक सिद्धांतों को यहाँ पर जो पहला मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है कि मृतक के शरीर से अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं का प्रत्यारोपण के लिए हटाया जा सकता है यदि कानून द्वारा आवश्यक कोई भी सहमति यहाँ पे प्राप्त की गई है। तो WHO का यहाँ पर जो मान्यता है वो कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर कोई ना कोई कानून यहाँ पर बना, उस कानून के दायरे में आप ये काम जरूर करें। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मृत व्यक्ति ने इस तरह के निष्कासन पर आपत्ति जताई थी। दूसरा मार्गदर्शन सिद्धांत अंग दान और प्रत्यारोपण को यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस चिकित्सक के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि संभावित दाता की मृत्यु हो गई है, उसे दाता कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को निकालने के लिए उसके बाद होने वाले प्रत्यारोपण में सक्रिय रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल का प्रभारी भी नहीं होना चाहिए जो संबंधित कोशिकाएं, ऊतक या अंग यहाँ पे प्राप्त करेगा। तथा जो डॉक्टर यहाँ पे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से पर्टिकुलर कोई अंग यहाँ पे अंगदान करने के लिए निकालेगा और जिस व्यक्ति को यहाँ पे अंगदान दिया जाएगा उनका डायरेक्ट यहाँ पर फिर आपको किसी भी तरीके संबंध ना रहे, वो अलग अलग रहे। तीसरा यहाँ पे जो मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पर है, कहता है कि मृतक से प्राप्त अंग का अधिकतम क्षमता के साथ चिकित्सीय उपयोग होना चाहिए।
जीवित वयस्क दानकर्ताओं को घरेलू नियमों का पालन करना चाहिए और जीवित दाताओं का अपने प्राप्तकर्ताओं के साथ आनुवंशिक, कानूनी, भावनात्मक संबंध होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंडा ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को यहाँ पर जो अंग दान कर रहा है वो किस तरीके से कनेक्टेड हो, या तो वहाँ पर देखा जाए आनुवंशिक तौर पर हो, कानूनी तौर पर हो, या भावनात्मक तौर पर यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित हो। चौथा मार्गदर्शक सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय कानून के द्वारा अनुमत कुछ स्थितियों को छोड़कर प्रत्यारोपण के लिए जीवित नाबालिगों से कोई अंग नहीं लिया जाना चाहिए। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय लागू किए जाने चाहिए और जब भी आवश्यक हो दान से पहले उसकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। वहीं सिद्धांत कानूनी रूप से यहाँ पर देखे जाए तो अक्षम व्यक्तियों जो गवाही देने या मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं है पर भी लागू होते हैं। और यहाँ पर एक और मार्गदर्शक सिद्धांत जो है पांचवा, यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों का दान स्वैच्छिक और बिना किसी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के होना चाहिए। प्रत्यारोपण के लिए इन वस्तुओं की बिक्री या खरीद यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। आय की हानि सहित दाता के द्वारा किए गए उचित और सत्यापन योग्य खर्चों की प्रतिपूर्ति भी यहाँ पर की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यारोपण के लिए मानव कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों की आपूर्ति, प्रसंस्करण, संरक्षण, वसूली की लागत को कवर करने की भी यहाँ पे अनुमति है। तो ये सारे यहाँ पे WHO के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं अंग प्रत्यारोपण को लेकर, अंग दान करने को लेकर, और इन नियमों का पालन यहाँ पर वैश्विक स्तर पर किया जाता है और किया जाना चाहिए भी। आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंतिम पहलू को कि हम फ्यूचर के दृष्टिकोण से आगे क्या सोच सकते हैं, क्या किस तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, विश्व के अधिकांश हिस्सों में जो सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि अंगदान की जो नैतिक आवश्यकता की यहाँ पे सराहना की जाती है और परोपकारिता इस धारणा पर आधारित है और अंगों को लोगों को उचित तरीके से उनसे प्राप्त किया जाता है। इसके साथ साथ नैतिक सिद्धांतों को हमें यहाँ पे बनाए रखना चाहिए अंगदान को लेकर। देखिए, अंगदान करना एक अच्छा यहाँ पर पहलू है, क्योंकि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके अंगदान के माध्यम से कई लोगों की जान यहाँ पे बच सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो नैतिक तौर पर तो ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इसको करने के संदर्भ में जो प्रवृत्तियां शामिल हैं, जो इसकी तस्करी होती है, जो यहाँ पर दबावकारी स्थितियां, जो इसके वितरण में जो समस्याएं नैतिक तौर पर, हमें वहां पर काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने, दाताओं प्राप्तकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने, अंगों की तस्करी को रोकने, सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए अंग प्रत्यारोपण की नीति का यहाँ पर विनियमन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप इन सारी प्रक्रियाओं को किस तरीके से विनियमित करेंगे, किसी प्रकार के अपराध गतिविधियां इसमें ना शामिल होने पाएं और सभी को जिसकी आवश्यकता उनको ये प्राप्त सही तरीके से उपलब्ध हो। वे एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और नैतिक रूप से सुदृढ़ अंगदान और आवंटन प्रणाली के लिए यहाँ पर आपको रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो ये टॉपिक जो है अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर, ये ध्यान रखिएगा, नैतिक तौर पर एक यहाँ पर से जुड़ा हुआ पहलू है, साइंस के तौर पर भी एक जुड़ा हुआ ये पहलू है। तो इससे चीज़ें यहाँ पर जो फैक्ट है उनको ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में किसी और टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे करंट के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।